नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। पाकिस्तान में कई दिनों से सियासी खींचतान के बीच अब फाइनली इमरान खान हार गए हैं। संसद में विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान को हार का सामना करना पड़ा। तमाम सियासी ड्रामे के बाद शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे वोटिंग हुई। इमरान की पार्टी ने हिस्सा ही नहीं लिया। इमरान के खिलाफ कुल 174 वोट पड़े। बहुमत के लिए 172 वोट जरूरी थे। वोटिंग के पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया था। विपक्ष ने पीएमएल-एन के अयाज सादिक को नया स्पीकर चुना। उन्होंने ही वोटिंग कराई। लगातार जिस बात का इंतजार हो रहा था कि आखिर जो पाकिस्तान में सियासी ड्रामा चल रहा है उसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, तो उससे अब साफ हो गया है कि कप्तान खान क्लीन बोल्ड हो गए हैं विपक्ष के सामने, जहां पर विपक्ष की तरफ से वोटिंग की गई और 174 वोट उनके खिलाफ पड़े हैं, जबकि 172 वोट बहुमत के लिए चाहिए थे। अविश्वास प्रस्ताव को खत्म करवाने को लेकर, खारिज कराने को लेकर तमाम पैतरे अपनाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके जो पाकिस्तान में हुआ वो सियासी ड्रामा सबने देखा और आखिरकार क्लीन बोल्ड हो गए इमरान खान। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सत्ता से रुखसत हुए इमरान खान को बड़ा संदेश दिया है। रविवार रात पाक नेशनल असेंबली में भाषण देते हुए विपक्षी दलों के नेता ने कहा कि हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे और न ही बिना वजह बेकसूर लोगों को जेल भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना काम जरूर करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज के नेता शाहबाज ने कहा कि पाकिस्तान की करोड़ों मां बहनों बुजुर्गों की दुआएं अल्लाह ने कबूल की हैं। पाकिस्तान में आज एक नई सुबह की शुरुआत होने वाली है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में कैसे नेताओं को जेल में भेजा गया, हम उस माजी में नहीं जाना चाहते। हम पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम इस कौम के जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं। हम किसी के साथ बदला नहीं लेंगे, हम किसी को जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा। हम मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे और पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने से पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, डिप्टी स्पीकर की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया। जी हां, डिप्टी स्पीकर कासिम सुर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर कैसर ने इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं इमरान को धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा मेरा उनसे लंबे अरसे से रिश्ता है। स्पीकर ने इमरान के साथ अपनी 30 साल की दोस्ती का हवाला दिया। स्पीकर के इस्तीफे के बाद अयाज सादिक ने कुर्सी संभाली। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान दीपक वोहरा जी, डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। आपका आभारी हूँ कि आप मुझे मौका दे दें आपसे सीखने का, आपके शानदार चाहते हैं। सर, आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर बात करें पाकिस्तान में जो सियासी फिलहाल हालात चल रहे हैं, उन हालात को भारत से अगर जोड़कर देखा जाता है तो किस तरीके से हम समझे कि यहाँ पर असर पाकिस्तान के सियासी ड्रामे का देखने को मिलेगा? एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो पाकिस्तान में इस समय पॉलिटिकल सर्कस चली थी और जो अब उसका आखिरी अध्याय आ रहा है, खत्म होने वाली है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरी स्थिति को अपने हाथ में लिया, एक जबरदस्त शानदार उन्होंने मिसाल कायम की है कि आइंदा आने वाले वर्षों में कोई भी प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता कि मैं अविश्वास प्रस्ताव मेरे लिए रखा गया है लेकिन मैं उसका सामना नहीं करूंगा।
मैं स्पीकर साहब से कहूंगा प्रस्ताव को बाहर फेंक दो और मैं राष्ट्रपति से कहूंगा कि इलेक्शन करवाओ। भले ही ये प्रधानमंत्री एक हफ्ते का प्रधानमंत्री हो, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा था ये बहुत खराब था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि अपने हाथ में लिया। दूसरी चीज, ये सिविल मामला है और फौज ने भी सही किया है कि पीछे से जो मर्जी किया हो लेकिन सामने नहीं आए। कल खबर आ रही थी कि कुछ उनके ट्रक घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन ये सही था कि फौज इस बार बैकग्राउंड में रही है और सारा मामला जो है वो सिविल संस्थाओं ने किया। तो पाकिस्तान के लिए ये दो बहुत अहम चीजें हैं उसके इतिहास में। आज वो ये समझ नहीं पा रहे, लेकिन 20-30 साल के बाद वो इसको कोट किया करेंगे जी उस समय भी एक राजनीतिक समस्या थी और इस तरह से हमने उसका समाधान किया था। जी आपका जो है प्रश्न कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, हम एक पिछली 19वीं शताब्दी में एक फ्रेंच थिंकर थे अल्फोंस, उन्होंने ये कहा था कि जितना बदलता है वो उतना ही वो ही रहता है। तो पाकिस्तान की स्थिति जो बदले, जब तक पाकिस्तान की बेसिक आइडियोलॉजी बेसिक आइडिया है वो नहीं बदलता, हम पर कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला। ये तो लोग एनालिसिस करते हैं कि वो शरीफ साहब या बदमाश साहब जो भी अब बन रहे हैं प्रधानमंत्री, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, भारत के साथ दोस्ती करेंगे, ये उन पे मुनासिब नहीं है, ये पर्सनालिटीज पे मुनासिब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम आप ये जानती हैं कि कई लोग बात करते हैं कि ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है और हमारी फौज उसकी रक्षक है। बहुत अच्छी बात है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है? उसका मुझे आज तक 71 साल की मेरी उम्र है, मैं नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है। अगर इस्लाम है तो 56 और देश हैं जो इनकी आइडियोलॉजी इस्लाम है, हमारे को कोई समस्या नहीं है उनके साथ। बिल्कुल। अगर उनको डर इस बात का लगता है कि हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हमने भारत की मुखालफत करनी है, अगर भारत का सूरज कितना अच्छा चमक रहा है आप कहेंगे जी नहीं ये सूरज नहीं ये चंद्रमा है। अगर भारत का अभी हम लोग भोजन के लिए जा रहे हैं, आप कहें नहीं जी हम तो भूखे रहेंगे। तो अगर हर चीज में आपने मुखालफत करनी है, वो आपकी आइडियोलॉजी है, तो फिर परिवर्तन हो जाए, जो भी प्रधानमंत्री बने क्या फर्क पड़ता है। मेरा विचार है कि इस ड्रामे के बाद पाकिस्तान के लोग जो है थोड़ा सा उनको चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ एलिस इन वंडरलैंड का। उसमें एलिस बिल्ली से कहती है कि जरा मुझे रास्ता बताएंगे, तो बिल्ली कहती है कहाँ जाना है? एलिस कहती है मुझे मालूम नहीं। बिल्ली कहती है फिर क्या मैं रास्ता बताऊं? अगर आपको ही नहीं मालूम कहाँ जाना है तो कोई आप कहीं भी चले जाइए। तो ये चीज पाकिस्तान की जो नाइटमेयर है, जो डिलेमा है, उसको डिफाइन करता है। पहले ये तो फैसला कर लीजिए आप कहाँ जाना चाहते हैं। मुझसे पूछते हैं कि कई कॉन्फ्रेंसेस में देश विदेश में कि भारत की डिफाइनिंग आइडियोलॉजी क्या है। मैं कहता हूँ शांति के साथ साथ प्रोग्रेस होना चाहिए, विकास होना चाहिए और उसके साथ साथ लोगों के बीच में अमन चैन होना चाहिए। ये हमारी आइडियोलॉजी। हम लोग विश्व कुटुंब की बात करते हैं, कुटुंब की, वही हमारी आइडियोलॉजी है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। तो ये जिस दिन पाकिस्तान के लोगों को समझ आ जाए ये हर चीज पे ये ब्लाइंड हेट्रेड, ब्लाइंड जेलसी भारत की, अगर इसको छोड़ दें तो उनका बहुत फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा, क्योंकि बॉर्डर पे दोनों देश जो पैसा खर्च करते हैं वो हम कहीं और लगा सकते हैं। बिल्कुल। मैंने एक रिग्रेशन एनालिसिस किया था मैम कुछ 2-3 साल पहले कि ये कश्मीर का जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसका खर्चा कितना है। तो शायद बिलियन को आप लोग अरब कहते हैं, तो मेरा अनुमान ये था 47 से लेकर 2020 तक $50 बिलियन हमने खर्च किया था, $50 बिलियन लगभग उन्होंने खर्च किया है। और जो जान गई है उसका हम लोग कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकते। अब इस पैसे के साथ कितने अस्पताल ये बना सकते थे, कितने स्कूल बना सकते, क्या कुछ कर सकते थे, और बार बार जो उनकी फौज हुकूमत में आ जाती है वो नहीं होता। और उसके साथ साथ उनकी जो आर्थिक परेशानियां वैसे रहती हैं, बार बार दूसरे देशों के सामने खड़ा होना पड़ता है, शायद वो परेशानियां भी काफी हद तक कम होती, बहुत कम हो जाती। एक तरफ वो कहते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, जो ये नियाजी साहब कह रहे थे कि अमेरिका बड़े बदमाश है, देखो मुझे हटाना चाहते हैं। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आप हैं कौन? अमेरिका के पास समय है आपके बारे में सोचने के लिए? कल को कोई चुटपुट देश का भी खड़ा होके बोले जी देखो अमेरिका मुझसे नाराज है क्योंकि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। आपसे कोई नाराज नहीं है। ये जरूर है कि जिनसे आप भीख मांगते हैं उसी के हाथ को काटने की आपने कोशिश की थी। और अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार के खिलाफ में जो अभी गिर गई है, उसके खिलाफ में आरोपों की जांच करने, जो इमरान खान ने आरोप लगाए हैं उनकी जांच के लिए भी याचिका लगा दी गई है। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर जांच भी होगी। अब
और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जो मेरा सक्सेसर होगा वो मैं चुनूंगा और आप लोग मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे और मेरे अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे। ये किस टाइप का कंडीशनल रेजिग्नेशन होता है? आप गए तो गए, अब जो नई सरकार आएगी, जिस तरह आपने चिट्ठे खोले थे, सबकी फाइलें खोल दीजिए, कि अगर आपकी खोले तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप गए तो गए। ये चीज है जो इनको समझ जानी चाहिए, इनकी लीडर्स को, इनकी आवाम को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक बहुत बड़ी जो ये समस्या से गुजरे हैं, एक बहुत बड़ा सर्कस हुआ है जी, बहुत बड़ी ये चीज हुई है वहां पर, उसमें ये लोग अब उससे सबक सीखेंगे और आइंदा जो है, और जो जिस प्रकार की भी स्थिति हो उसका मैच्योरिटी के साथ सामना करेंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, 1996 जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब 1999 जब वो हारे थे, 1996 में तो एक ही वोट से हारे थे जी, नो कॉन्फिडेंस, और उन्होंने फिर देश के नाम संदेश दिया था। पार्लियामेंट में जरूर उन्होंने लंबा भाषण किया, लेकिन देश के नाम जो उनका संदेश था वो एक वाक्य था, मैं हार गया, देश जीत गया। जी, तो ये समझना बहुत आवश्यक है पूरी दुनिया के लिए कि किसी भी इंसान से बड़ा उसका देश होता है। ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है, और खासतौर और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी मानी जाती है और ये समझ नहीं पा रहे हैं जी, कि मुझसे बड़ा मेरा देश है, मैं तो चला जाऊंगा। भगवान ने इंसान को ऐसे बनाया है कि 30 साल 100 साल 80 साल में वो चला जाएगा, लेकिन देश तो रहेगा। ये उनको समझना चाहिए। बिल्कुल। और सर, आखिरी एक सवाल, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम होगा और हमें भी बुलेटिन में आगे बढ़ना है, लेकिन एक सवाल मैं अपने और दर्शकों दोनों के लिए जानना चाहती हूँ। जिस तरीके से अब पूरा सियासी ड्रामा वहाँ पर देखने को मिला है, शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि जो जेल जाने की बात ये कही गई थी कि मुझे जेल नहीं भेजा जाएगा, और ये तमाम कंडीशन जो रखी गई थी, उन्होंने कहा कि हम पुरानी सरकारों की तरह या पुराने नेताओं की तरह ये नहीं करेंगे कि हम बदले की राजनीति करें, लेकिन कानून अपना काम करेगा। तो हम इसको माने कि उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये तो कहा है कि जेल तो जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम बदले की पॉलिसी नहीं रख लेंगे, दूसरी तरफ कानून अपना काम करेगा। इसका मतलब यही है कि हम इंक्वायरी करेंगे और अगर आप पे जो आरोप है वो साबित हो गए तो आप जाएंगे जेल। सीधी सी बात यह है। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद ये नियाजी साहब भाग जाएंगे, लेकिन अभी खबर जो आ रही है अभी पाकिस्तान में ही है। अगर भाग गए तो फिर हमेशा के लिए मुझे लगता है उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। वहां रहें, हमेशा कहते थे मैं तो बहुत फाइटर हूं, मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, गुगली फेंकूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो गुगली से खुद क्लीन बोल हो गए हैं। अब उनको चाहिए कि जो नुकसान हुआ है उनकी देश की छवि का, दुनिया हंस रही थी उन पर, अब उनको ये चाहिए कि कचहरी में जाएं, अपनी रक्षा का पक्ष रखें और फिर जो निर्णय होगा उनकी सुप्रीम कोर्ट जो बहुत एक्टिव है तो उससे स्वीकार करें इसको। जी, बहुत शुक्रिया दीपक सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और चर्चा का हिस्सा बने, और आपने बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को हम ये समझाया कि आखिर पूरी स्थिति वहां पर किस तरीके से। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपका धन्यवाद। तो पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा को आपने सुना। पाकिस्तान में जो पूरा सियासी ड्रामा रहा है उसको लेकर भारत पर किस तरीके से असर पड़ सकता है या फिर कितना असर नहीं पड़ेगा, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, और किस तरीके से कप्तान खान के हारने के बाद अब पाकिस्तान में स्थिति रह सकती है, तमाम मसलों पर चर्चा हमने की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अब 45 दिन हो चुके हैं। दोनों तरफ से अभी भी बर्बर हमले जारी हैं। इस बीच में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर एकजुटता दिखाने के लिए यूक्रेन की यात्रा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच में शनिवार की बैठक में ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को दिए जाने वाले दीर्घकालिक समर्थन समेत वित्तीय और सैन्य सहायता के लिए नए पैकेज पर चर्चा होगी। ये यात्रा जॉनसन की ओर से यूक्रेन को उच्च क्षमता वाले सैन्य उपकरण खरीदने के लिए और 10 करोड़ पाउंड देने के लिए ऐलान के बाद हो रही है। जॉनसन ने कहा कि लगातार रूसी हमले के बीच में ब्रिटेन यूक्रेन की मदद करना चाहता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके।
यूक्रेन में राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख एंड्रीज सिबिहा ने पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों नेता कीव में मुलाकात की है दोनों नेताओं ने, और अब इसको देखकर कई तरह के आसार लगाए जा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा अब्बासी को लेकर अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को ह्यूमन एंगल से भी जांचने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता चला है मुर्तजा मनोरोगी है, लिहाजा इस मामले में मनोरोग चिकित्सक की भी मदद लेनी चाहिए। इस बयान के बाद से सियासत तेज हो गई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर इस हमदर्दी के मायने क्या हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से अब पूछताछ एनआईए की 3 सदस्यीय टीम करेगी। मुर्तजा अब्बासी की रिमांड अगले 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। 11 अप्रैल की रात 8 बजे तक उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे में अब इस मामले की जांच कर रही एटीएस के पास काफी कम समय बचा है। अब तक की पूछताछ में मुर्तजा ने अपने गुनाह तो कबूल कर लिए हैं। अब एटीएस उसके खिलाफ सभी सबूतों का डॉक्यूमेंटेशन कर रही है ताकि उसे कोर्ट में पेश किया जा सके। वहीं दूसरी ओर इस मामले में मुर्तजा से पूछताछ करने एनआईए की एक टीम भी लखनऊ पहुंची है। एनआईए टीम एटीएस दफ्तर में ही मुर्तजा से अलग से पूछताछ करेगी। एनआईए इस मामले में अब तक सामने आए मुर्तजा के संपर्क और विदेशी कनेक्शन की पड़ताल करेगी। माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है आगे ये केस एनआईए के हाथों में दे दिया जाए। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आप बताइए, पत्रकारों को क्या दोष था बलिया में? क्या पत्रकारों को दोष था? पेपर किसने लीक किया? प्रशासन की जिम्मेदारी थी। पत्रकार ने तो केवल सूचना दी, मदद करना चाहता था पत्रकार, लेकिन पत्रकार को जेल भेज दिए गए। और अयोध्या जैसी जगह पर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उसके साथ घटना घट जाए। समाजवादी पार्टी की मांग कई बार रही है, जिन लोगों को नौकरी दी है कम से कम बताया जाए कि इनको नौकरी दी है। अगर 5 लाख का दावा है तो कम से कम कन्नौज में बताया जाए कि 5 लाख में कन्नौज के लोगों को इतनी नौकरी मिली है, फरक्काबाद के लोगों को इतनी मिली है, सहारनपुर के लोगों को इतनी मिली है, चित्रकूट के लोगों को इतनी मिली है, झांसी के लोगों को इतनी मिले। कम से कम जानकारी तो दे सरकार। और अगर जानकारी सरकार नहीं दे रही है तो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। अखिलेश पर हमलावर होते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव खुलकर बताएं कि आतंकियों से इतनी हमदर्दी क्यों है। कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। किस प्रकार से 2013 में इन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिए, किस प्रकार से फिर उन मुकदमों को वापस लेने से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और फिर उस पर मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास और फांसी तक की सज़ा हुई। किस प्रकार से अभी मेरे पास उपलब्ध है, ये एक जो सैफ शेख जो उत्तर प्रदेश का था, उसके पिता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फ़ोटो स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि ये पहले से ही किस प्रकार के लोगों के साथ इनका रिश्ता। इतनी बड़ी घटना गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला है, वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी। और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। और श्री अखिलेश जी को यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले, एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान में खेल करके उसको पकड़ते हैं, जब उसके तार
तमाम आतंकी संगठनों से पता चलते हैं, कई लोगों से पूछताछ जारी है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विपक्ष के रूप में जिन्होंने सदन में आकर के शपथ ली है, यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और इस प्रकार के बयानों से श्री अखिलेश यादव जी बाहर जाएं, ऐसा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इससे पहले अखिलेश यादव कब कब अपराधियों पर मेहरबान हुए हैं। 2012 में अखिलेश सरकार ने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी में सीरियल बम धमाकों के आरोपियों को रिहा करने के लिए अदालत में सभी केस वापस लेने के लिए याचिका डाली थी। आरोपियों की रिहाई तो नहीं हुई, लेकिन अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकारा जरूर। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार पुलिस हिरासत में हुई आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत को हत्या की साजिश कहा था। अखिलेश यादव के बयान के बाद बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में अखिलेश यादव का बयान जनता की सुरक्षा का मजाक बनाना है। आतंकवादी अपराधी कौन है, यह सपा नहीं तय करेगी। इससे पहले 2012 में भी अदालत ने अखिलेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सरकार कैसे तय कर सकती है कि आतंकवादी कौन है, लेकिन वोटों की राजनीति के आगे नेताजी पिछली फटकारों से भी कुछ नहीं सीखे। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।